चलो। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीरीज बनाना सीख लिया था। सीरीज पर हम लोग कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करना सीखेंगे आज। सीरीज का मतलब होता है बंडी एरे जिसमें आप अपना लेबल दे पाएंगे। सीरीज को जनरली हम मैनुअली नहीं बनाते हैं। जनरली किसी भी डेटा फ्रेम के एक कॉलम को हम सीरीज में यूज करते हैं। किसी भी डेटा फ्रेम के कॉलम को सीरीज में यूज करने के दो सिंटैक्स मैंने आपको बताए थे। पहला, डेटा फ्रेम के साथ सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर लगाएंगे और स्ट्रिंग में कॉलम का नाम लिखते हैं। दूसरा तरीका है, इसी काम को आप ऐसे भी कर सकते हैं, डेटा फ्रेम का नाम डॉट और उस कॉलम का नाम। दोनों ही सिंटैक्स क्या देते हैं आपको, उस कॉलम की सीरीज लाकर आपको दे देते हैं। पहला वाला सिंटैक्स हमारा कभी फेल शायद नहीं होगा, नो मैटर कॉलम का नाम कुछ भी हो। इस वाले सिंटैक्स में फेल होने के चांसेस होते हैं अगर कॉलम का नाम कोई स्पेशल कैरेक्टर कंटेन करता है, या कॉलम के नाम वही है जो डेटा फ्रेम के किसी एट्रीब्यूट का नाम है, तो ये सिंटैक्स फेल हो सकता है। ठीक है। तो अब सीरीज पर हम पहले वो सारे ऑपरेशन परफॉर्म करके देखेंगे जो नंपाई बंडी एरे के अंदर हमने करके देखे थे। तो कोई एक डेटा प्रैक्टिस के लिए ले लेते हैं। तो मैंने एक आपको डेटा सेट दिया है रेस्टोरेंट करके, उसको सीएसवी फाइल है वो, रीड सीएसवी से रीड करिए। आप अपनी लोकेशन से रीड करिए, मैं अपनी लोकेशन से रीड करता हूँ। कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। अब किसी भी एक कॉलम के साथ थोड़ा सा सीरीज के ऑपरेशन सीखते हैं। तो पहले मैं इस वाले कॉलम को पकड़ लेता हूँ, टोटल वेल। एक बार इस डेटा के कॉन्टेक्स्ट को भी समझ लेते हैं कि डेटा का जो कॉन्टेक्स्ट है वो क्या है। किसी भी रेस्टोरेंट में बहुत सारे लोग अपना खाना खाने आते हैं, तो एक रो एक कस्टमर ने जो पेमेंट किया है उसकी डिटेल को हमारा रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे पहली रो में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो बिल पे किया गया है वो अमाउंट है 16.99। माइट भी डॉलर में हो या किसी दूसरी करेंसी में हो, तो अपने लिए न्यूमेरिक वैल्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करेंसी फिलहाल हम इग्नोर करते हैं। तो 16.99 आपका टोटल बिल है। और जो टिप आपने दी है वेटर के लिए वो 1.01 की है। बिल पे करने वाला जो कस्टमर है उसका जेंडर फीमेल है। वहां पर उसने स्मोकिंग नहीं करी। संडे को वो डिनर करने आया था। और टोटल दो लोग आए थे, साइज का मतलब है कितने लोग आए थे। तो इस तरह से पहली वाली रो किसी एक कस्टमर ने जो पेमेंट किया है उसको हमारा डिफाइन कर रही है। ठीक है। अब इस तरह से हमारे पास ओवरऑल 244 रोज हैं। मतलब 244 कस्टमर ने जो पेमेंट किया है वो हमारे पास डेटा अवेलेबल है। अब इसमें हम लोग क्या डिस्क्राइब करना चाहेंगे उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये पता करना चाहते हैं कि टोटल रेवेन्यू कितना हुआ होगा इन सारे कस्टमर के पेमेंट से। जो रेस्टोरेंट ओनर है उसको कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ। हो सकता है ये किसी एक दिन के कस्टमर का डेटा हो सकता है 1 वीक,
हो सकता है 1 मंथ, हो सकता है 1 ईयर। तो वो कॉन्टेक्स्ट गिवन नहीं है कि किस टाइम ड्यूरेशन का ये डेटा गिवन है, बस ये गिवन है कि यहाँ डेटा है। अब इसमें आप अपना क्या प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले मुझे क्या करना है, टोटल बिल कॉलम से रेवेन्यू पता करना है। तो अब ये बताओ, एक एंड यूजर या जो बिजनेस ओनर है, उसके लिए रेवेन्यू शब्द का जो मीनिंग है, एक प्रोग्रामर के लिए या एक टेक्निकल पर्सन के लिए उसका क्या मीनिंग होगा? रेवेन्यू को प्रॉफिट नहीं कहते। रेवेन्यू का मतलब टोटल कितना अमाउंट आया मेरे पास, उसको रेवेन्यू कहते हैं। उस रेवेन्यू में मेरा खर्चा कितना हुआ वो माइनस कर दिया जाए तो प्रॉफिट निकलता है। ठीक है, तो रेवेन्यू का मतलब है टोटल कलेक्शन, कितना टोटल हमारा कलेक्शन आया। तो अब बताओ ये कैसे निकालेंगे? टोटल कलेक्शन, टोटल का मतलब सम करना है, यानी कि जो टोटल बिल कॉलम है इसमें जितनी वैल्यूज आ रही हैं सबका मुझे सम करना है। मीन से तो मुझे ये पता चलेगा कि ऑन एन एवरेज हर कस्टमर का पेमेंट कितना जा रहा है, मुझे टोटल पता करना है। ऑन एन एवरेज पर कस्टमर पेमेंट कितना पे कर रहा है वो मुझे पता करना होगा, तो मीन निकालेंगे फिर। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, जो मेरा टोटल बिल कॉलम है इस टोटल बिल कॉलम का सम निकालना है। तो जब हम ये कहते हैं कि मुझे डेटा फ्रेम के किसी कॉलम का सम निकालना है, तो इसका मतलब है आपको उस कॉलम को पहले सीरीज में रिप्रेजेंट करना होगा। तो अब मैं यहाँ पर df डॉट टोटल बिल लिख सकता हूं, और मैं चाहूं तो df सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर में स्ट्रिंग की फॉर्म में भी इसको लिख सकता हूं। मैं इसको डॉट के साथ इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि थोड़ा लिखना फास्ट हो जाएगा, जल्दी लिख लेंगे। और मुझे पता है कि इसमें कोई स्पेशल करेक्टर नहीं है, अंडरस्कोर अलाउड है, इसके अलावा कोई और स्पेशल करेक्टर नहीं है, और ना इसमें कोई कीवर्ड है और ना इसमें कोई एट्रीब्यूट ऐसा नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा चलेगा। तो अगर मैं सिर्फ इतने कोड को रन कर दूं, तो पहले इस टोटल बिल कॉलम की जो सीरीज है उसमें जो वैल्यूज आई हैं वो आपको आउटपुट में मिल जाएंगी, हमें नहीं चाहिए लेकिन मिल जाएंगी। अब इस सीरीज के ऊपर जो सीरीज हमारी बनकर आई है, अगर मैं डॉट लगाकर सम मेथड कॉल कर दूं, तो ये क्या करेगा, इस सीरीज की सारी वैल्यू का सम निकाल कर हमें दे देगा। आपके पास दूसरा ऑप्शन यही है जो बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग में आप फॉलो करते हो, कि आप जो भी सीरीज निकली उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लो, फिर उस वेरिएबल पे डॉट लगा के सम मेथड कॉल कर लो। तो रिजल्ट आ रहा है 4827। अब अगर आपको कहा जाए कि किसी भी सीरीज को निकालने के बाद उस पर कोई ऑपरेशन करना है, तो आप एक साथ कर सकते हो। जो सीरीज है उसको एक वेरिएबल में अलग से स्टोर करने की जरूरत नहीं है। तो आप इसी सिंटैक्स को ऐसे भी लिख सकते थे, df डॉट टोटल बिल डॉट सम। इस तरह से लिखना थोड़ा फास्ट हो जाता है, जल्दी लिख लोगे आप। देन एक वेरिएबल बनाओ, फिर उस पर डॉट लगाकर कॉल करो, रिजल्ट दोनों से सेम ही आ रहा है। तो अब मुझे किसी भी कॉलम की सारी वैल्यू का सम निकालना आ गया। तो इसी तरह से अगर एवरेज पेमेंट क्या मिली है, अगर वो मुझे चाहिए होगा, तो df डॉट टोटल बिल डॉट मीन। तो मीन नाम का फंक्शन यहां भी होता है। तो मीन फंक्शन को हम तीसरी बार पढ़ रहे हैं। पहली बार पढ़ा था स्टैटिस्टिक्स लाइब्रेरी के अंदर, दूसरी बार पढ़ा था नमपाई के अंदर, और तीसरी बार पढ़ रहे हैं अभी यहाँ पर पांडास के अंदर। तो जितनी भी एनालिटिक्स की लाइब्रेरीज होंगी सब के अंदर ये बेसिक स्टैट्स के ऑपरेशन है, मिलेंगे मिलेंगे आपको। तो ये आपका पर कस्टमर जो पेमेंट हमारा रिसीव हुआ है वो 19.78, एक अराउंड 20 आप मान सकते हो। अब मुझे अगर ये पता करना है कि मिनिमम पेमेंट अमाउंट क्या गया है, इन सारे कस्टमर में मिनिमम पेमेंट अमाउंट क्या गया है, और मैं आपको कुछ ना बताऊं, तो क्या खुद से कर सकते हो? करके देखो। मिनिमम पेमेंट अमाउंट क्या दिया गया है, कैसे निकाल सकते होगे? जिस तरह से सम और मीन फंक्शन है, इसी तरह से सीरीज के अंदर एक और हमारा होना चाहिए मिन नाम का। तो df डॉट टोटल बिल डॉट मिन 3.07, सबसे मिनिमम जो हमारा बिल पेमेंट गया है उसको हम ये कहेंगे। तो किसी भी कॉलम की सबसे मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए
ये सिंटैक्स आप यूज करेंगे। तो सेम मैनर में मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो उसका भी सिंटैक्स होगा df डॉट टोटल विल डॉट मैक्स। अब अगर मुझे पता करना है इस कॉलम में टोटल कितनी वैल्यूज हैं, तो काउंट नाम का हमारे पास एक फंक्शन होगा, उसका यूज करेंगे। टोटल कितनी वैल्यूज हैं, df डॉट टोटल विल डॉट काउंट। 244 वैल्यूज हैं इस कॉलम में। तो काउंट मिसिंग वैल्यू काउंट नहीं करेगा। अगर किसी कॉलम में नल वैल्यू पड़ी हुई है तो उसको काउंट नहीं करता। ठीक है। क्या मीनिंग है इसका, जो मैंने बोला अभी। इमेजिन करो मेरे पास एक कॉलम है C1, इसके अंदर वैल्यू है 10 और यहाँ पर मिसिंग वैल्यू है 20। यहाँ पे 10, 15, 20। इसका जो काउंट आएगा वो 2 आएगा और इसका जो काउंट आएगा वो 3 आएगा। ठीक है। तो किसी भी कॉलम में जब काउंट ऑपरेशन आप करते हो तो जो मिसिंग वैल्यूज हैं उनको हटाकर जो वैल्यू बची उनका काउंट आपको दिया जाता है। ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि हर कॉलम में काउंट की वैल्यू सेम आएगी। किसी कॉलम में मिसिंग वैल्यू हो सकती है, किसी में नहीं हो सकती है। किसी में हो सकती है तो ज्यादा हो सकते हैं, किसी में कम हो सकती हैं। अब मुझे इस कॉलम का स्टैंडर्ड डेविएशन पता करना है। तो एसटीडी नाम से फंक्शन है सीरीज के ऊपर। स्टैंडर्ड डेविएशन ये है। क्या बताता है स्टैंडर्ड डेविएशन? किसी भी डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन हमें क्या सिखाता है? स्प्रेड ऑफ वैल्यूज अराउंड मीन। मीन के आसपास वैल्यू कितनी फैली हुई हैं उसकी इंफॉर्मेशन लाकर हमें देता है। तो यहां पर आपका जो एवरेज आया वो अराउंड 20 आया। तो अब ऐसा हो सकता है कि मोस्ट ऑफ द कस्टमर ने 20 बिल पे कराओ, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है किसी ने 30-40 कराओ, किसी ने 4-5 कराओ। तो अब यहाँ पर आप देखो तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू लगभग 9 आ रही है। इसका मतलब मोस्ट ऑफ द जो कस्टमर्स हैं उन्होंने जो बिल पे करा है वो मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन ने पे किया है। इसका मतलब ये हो गया आपका 20 + 30 और इधर 10, तो 244 में लगभग 68% कस्टमर जो होंगे, है ना, उन्होंने जो बिल पे करा होगा वो हमारा पे करा होगा 10 से लेकर 30 की रेंज में। ठीक है। ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है। ठीक। अगर मुझे मीडियन निकालना हो तो df डॉट टोटल विल डॉट मीडियन। देखो मीडियन नाम से आ रहा है क्या? क्या बताता है मीडियन? इसका मीडियन है हमारा 17। मान लो 17। क्या बताएगा ये मीडियन? कुछ ऐसा बताओ जिससे समझ में आए। बीच का पॉइंट बताता ठीक है, नंबर मिल जाएंगे कागज में लिखोगे तो, बट इससे क्या फर्क पड़ा मेरी लाइफ में, क्या सीखा मैंने इससे? सामने वाले को क्या इसका मीनिंग निकालना वो बताओ ना। हाँ। इसका मतलब कि आपके 244 कस्टमर का डेटा ही है। 244 में आधे कर दो, कितने हो गए? 122। तो 122 कस्टमर ऐसे हैं जिन्होंने जो बिल पे कराए वो इससे ज्यादा पे कराए, और 122 कस्टमर ऐसे हैं जिन्होंने जो बिल पे कराए वो इससे कम पे कराए। ठीक है। तो ये काम की चीज है। रादर देन के बीच की वैल्यू है ये, वो ठीक है, वो गलत नहीं है। बट हम जो पढ़ रहे हैं वो प्रैक्टिकल क्या इसका फायदा है वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोई भी पॉइंट मैंने जो लिखा है आपको उसका क्या इंट्यूशन है, उससे क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, उस नजरिए से आपको उसे बताना पड़ेगा अपने बिजनेस ओनर को, जो बिजनेस करने वाला रेस्टोरेंट चलाने वाला है। ठीक है। तो अब इतने सारे पॉइंट हमने यहाँ बता दिए। अब
आगे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट हमारा यहाँ पर कि सर क्वांटाइल भी निकाल सकते हैं। डीएफ डॉट टोटल विल डॉट क्वांटाइल्स नाम से कुछ नहीं आ रहा, एक बार। किस नाम से? क्वांटाइल। अभी जो क्वांटाइल आ रहा है, ये बाय डिफॉल्ट हमारा मीडियन निकाल के दे रहा है। तो इसके अंदर आपको आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक लिस्ट में पास करो। 25% चाहिए, कॉमा 0.5% चाहिए, कॉमा 0.75% चाहिए। अब ये तीन क्वांटाइल ला कर देगा। बाय डिफॉल्ट क्वांटाइल ये आपका मीडियन को मान लेता है, यानी 50% वाला लाकर दे रहा है। अब तीनों लाकर दे रहा है। इस क्वांटाइल का जो हमने क्वांटाइल पढ़ा था स्टैटिस्टिक्स लाइब्रेरी में, अगर देखें तो ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब है यहां पर मुझे राइट है कि 25 50 75 की जगह मैं 20 40 60 80 भी लिख सकता हूँ। 15 20 25 30 35 40 भी लिख सकता हूँ। तो मेरे हाथ में कंट्रोल आ गया कि मैं किस लेवल पर किस इंटरवल में डेटा को समझना चाहता हूँ। ठीक है, तो जनरली क्वांटाइल को हम 25% ऑफ डेटा, 50% ऑफ डेटा एंड 75% ऑफ डेटा कहते हैं। इसको Q1 भी कहते हैं, इसको Q2 कहते हैं, और इसको Q3 कहते हैं। Q2 को ही मीडियन कहा जाता है, इसी को मीडियन कहते हैं। तो जब हम ये लिस्ट में अपना पास नहीं कर रहे थे क्वांटाइल्स के रेंज, तो ऑटोमेटिकली वो सिर्फ 50% यानी कि सिर्फ मीडियन निकाल कर हमें दे रहा था। अब ये सारे जो हमने स्टैट्स के ऑपरेशन करे, ये सब कौन से वाले स्टैट्स के अंदर आते हैं? डेस्क्रिप्टिव। दूसरा इन्फरेंशियल अभी तक पढ़ा नहीं है, पहले इसको पूरा कर लेते हैं। डेस्क्रिप्टिव स्टैट्स का मतलब यही होता है कि किसी भी डेटा के बारे में ये सारी जानकारी इकट्ठा करना, इन सबको डेस्क्राइब करना, समझाना कि मेरे डेटा में ये सारी चीजें हमारी ये हैं। ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए कि सर न्यूमेरिक कॉलम तक तो ठीक है, लेकिन हमने देखा कि आपके डेटा में कैटेगोरिकल कॉलम भी है। जेंडर, स्मोकर, डे, टाइम। क्या ये सारे स्टैटिस्टिकल फैक्टर्स इन तीनों पे भी लगा सकते हैं, इन चारों पे? हमने लग नहीं रहा है भाई। एवरेज निकालना, क्वांटाइल निकालना, स्टैंडर्ड एविएशन निकालना, ये न्यूमेरिक कॉलम पे तो समझ में आता है, लेकिन कैटेगोरिकल कॉलम पे साइंस कम बन रहा है हमारा। लेकिन कैटेगोरिकल कॉलम पे कुछ अदर फैक्टर्स हैं जिनको निकाला जा सकता है। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कैटेगोरिकल डेटा पे हम लोग निकाल सकते हैं? पहला, अगर आपसे यह पूछा जाए कि मान लो मेरे पास डे कॉलम है। अब कोई कस्टमर संडे को आया था, कोई मंडे को आया था, कोई ट्यूसडे को आया था। मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या मेरा रेस्टोरेंट 7 डेज सही चल रहा है। 7 डेज सही चल रहा है का मतलब कस्टमर मेरे पास सातों दिन आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि 5 दिन आते नहीं और छुट्टी वाले दिन सिर्फ सैटरडे संडे को आते हो, है ना? तो अब इसका मतलब क्या है? सबसे पहले मुझे ये बताओ कि डे कॉलम में कितने तरह की वैल्यूज हैं। डे कॉलम में कितने तरह की वैल्यूज हैं? कितने तरह की वैल्यूज को स्टैट्स की भाषा में यूनिक के नाम से जाना जाता है, कि मुझे इस कॉलम में यूनिक वैल्यूज पता करनी है। यूनिक वैल्यूज को एक लेमैन क्या बोलेगा? कितनी तरह की वैल्यूज हैं ये बोलेगा। ठीक है, तो अब यहां पर हम लिखेंगे, अब सीरीज बनाएंगे किसकी? हमारा डे कॉलम की। जिस कॉलम में यूनिक वैल्यूज पता करना चाहते हो या कितने तरह की वैल्यूज है ये पता करना चाहते हो, उस कॉलम की पहले सीरीज बनाएंगे, df डॉट डे। अब इस सीरीज के ऊपर एक मेथड कॉल करेंगे जिसका नाम है यूनिक। तो मुझे यहां से एक फैक्ट पता चला कि सर सातों दिन कस्टमर नहीं आते आपके यहाँ पर। आपके यहाँ पर सैटरडे संडे
थर्सडे और फ्राइडे को 4 दिन कस्टमर आते हैं बस। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को आपके यहाँ कस्टमर नहीं आते हैं। अब देखो इससे जो आपने ये बात निकाली और निकाल कर रेस्टोरेंट ओनर को बताई, अब मान लो उसके सामने कोई ऐसा ऑप्शन आया कि मंडे को 50 लोग पार्टी करना चाह रहे हैं, लेकिन वो 50% ऑफ मांग रहा है। दे दो, क्या दिक्कत है? खाली पड़ा हुआ रेस्टोरेंट आपका, कोई आ तो रह ही नहीं रहा है, किराया तो जा ही रहा है आपका, स्टाफ तो आ ही रहा है, सैलरी तो ले ही रहा है आपको 7 दिन की, देने में क्या दिक्कत आ रही है? तो आप डिसीजन ले सकते होगे कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को मुझे अगर कोई पार्टी वगैरह करवानी है छोटी मोटी और कोई डिस्काउंट भी देना पड़े तो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सैटरडे संडे थर्सडे फ्राइडे को हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारे रेगुलर कस्टमर ही आ रहे हैं। अलग से पार्टी दें और उसमें भी ऑफर दें, कोई फायदा नहीं, नुकसान हो सकता है। तो अब इस तरह के डिसीजन में हमें कहीं ना कहीं हेल्प होगी। हमें से मतलब जिसने डेटा हमें दिया, हम उसको ये सारी बात बताएंगे, वो अपना डिसीजन लेगा अपने बिजनेस के लिए। ठीक है। चलो, तो अब अगला फैक्टर हम क्या पता करना चाहते हैं कि सर, ये तो पता चल गया कि किस किस दिन हमारे कस्टमर आते हैं हमारे यहाँ पर। क्या ये पता कर सकते हैं कि किस दिन कितने आते हैं, जिससे कि हम हर दिन रश कितना रहेगा वो पता कर पाए? संडे को ज्यादा रश रहता है या मंडे को, या किस दिन ज्यादा रश रहता है? तो हम क्या पता करना चाहते हैं? हर यूनिक वैल्यू जो डे कॉलम में आ रही है, हर यूनिक वैल्यू का काउंट पता करना चाहते हैं। तो हर यूनिक वैल्यू का काउंट किसी भी कैटेगोरिकल कॉलम में पता करना है, तो डेटा फ्रेम डॉट उस कॉलम का नाम डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स नाम से एक मेथड है। वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स मेथड आपको हर यूनिक वैल्यू के साथ साथ उसका काउंट भी ला कर देगा। सैटरडे को ज्यादा लोग आते हैं आपके यहाँ पर, संडे को थोड़ा कम, फ्राइडे को बहुत कम लोग आते हैं। तो फ्राइडे को भी अगर कोई इस तरह से कोई डिस्काउंट मांगे तो शायद आप दे सकते हो, क्योंकि रेगुलर कस्टमर आपके इतने ज्यादा आ नहीं रहे हैं। अब देखो, अगर हम सिर्फ इंफॉर्मेशन क्या निकल रही है उसको फोकस कर रहे हैं, तो हमने अपने डेटा को काफी कुछ डिस्क्राइब कर लिया है। लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल पर्सन की तरह भी आपको सोचना चाहिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि टोटल वेल कॉलम में जो रेवेन्यू जनरेट हुआ वो 4827 समथिंग करके है। अगर मैं पाइथन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछूं, तो जो रिटर्न हुआ वो किस टाइप की वैल्यू रिटर्न हुई? फ्लोट। टेक्निकली जो सम मेथड है सीरीज का, वो एक फ्लोट वैल्यू रिटर्न करता है ना? प्रैक्टिकली वो फ्लोट वैल्यू क्या होगी? किसी कॉलम में आने वाली सारी वैल्यू का सम। ठीक है। सब बता दोगे, देख कर ही बता दोगे। यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है, ये भी सब पहचान में आ ही रहा है, ये भी आ रहा है। अब देखते हैं कौन पहचानेगा। क्वांटाइल पे मैंने कर्सर रोक दिया अपना। क्वांटाइल प्रैक्टिकली क्या बताता है? हमारे डेटा का 25% क्या है, 50% और 75% क्या है। अब मुझे जो ये बात बताई गई है पाइथन के नजरिए से किस डेटा टाइप में रखकर बताई गई है? फ्लोट में बताई गई है। अच्छा, कितने फ्लोट हैं? एक फ्लोट है, तीन फ्लोट हैं? वैल्यू जो रिटर्न होकर आई है वो एक आई है कि तीन आई है? फ्लोट डेटा टाइप में तीन वैल्यू आ जाएंगी एक साथ? एक बार में एक ही तो आ सकती है। अब मुझे तीन वैल्यू को इकट्ठा करना है तो कहां रख सकते हो? लिस्ट में, टपल में, सेट में, एरे में, और सीरीज में भी तो रख सकते हो। तो ये जो मेथड है क्वांटाइल, इसका रिटर्न टाइप एक सीरीज है। और उस सीरीज में आपका ये जो इंडेक्स आए हैं, ये आपका परसेंटेज हो गए, और ये क्या है? आपकी वैल्यूज आई हैं। तो दिस इज व्हाट, दिस इज ए सीरीज।
तो जो क्वांटाइल मेथड है ये आपको एक सीरीज वापस कर रहा है। ठीक है। अब जैसे आपको जब ये पता चल गई कि क्वांटाइल मेथड मुझे सीरीज वापस करेगा, तो इस सीरीज का अगर मैं सिर्फ ये वाला हिस्सा देखना चाहूं, मुझे इसका लेवल नहीं देखना, मुझे इसका इंडेक्स नहीं देखना, मुझे इसका डी टाइप नहीं देखना, मुझे बस ये दिखाना है ताकि देखने वाले को थोड़ा और रीडेबल लगे। तो कैसे करोगे अब ये तभी कर पाओगे जब आपको ये पता होगा कि जो रिटर्न होकर आ रहा है वो कौन है, और जो आ रहा है उस पर और क्या क्या कर सकते हैं। तो अब देखो, यहां से यहां तक का जो खेल है वो एक सीरीज वापस कर रहा है। अगर मैं उस सीरीज के ऊपर डॉट लगाकर वैल्यूज लिख दूं, तो सिर्फ जो वैल्यूज वाला पोर्शन है वो निकल कर आ जाएगा। ये लो, बाकी सब इंडेक्स चले गए, डी टाइप चला गया, नाम चला गया, सब चले गए। और अगर कोई मुझसे कहे कि नहीं, मुझे सिर्फ इंडेक्स पता करने हैं, तो डॉट इंडेक्स लगा दो। कोई बोले नहीं, मुझे सीरीज का नेम पता करना है जो वापस आई है, टोटल विल। ठीक है। कोई बोले नहीं, मुझे सीरीज के अंदर जो वैल्यूज पड़ी हुई हैं वो किस टाइप की हैं ये पता करना है, ये लो। डेटा फ्रेम में डी टाइप्स है, एस लगाना है। सीरीज में डी टाइप है, एस नहीं है। डेटा फ्रेम बहुत सारे कॉलम है, तो हर कॉलम का डेटा टाइप बताता है, इसलिए एस लगा हुआ है। ठीक है। सीरीज एक ही है, तो एक कॉलम के अंदर सारी वैल्यू एक ही टाइप की होंगी, तो एस नहीं लगा हुआ है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम अगर जानते हैं कि किसी से क्या रिटर्न होकर आया है, तो आप उसको कस्टमाइज करके आउटपुट में दिखा सकते हैं। ठीक है। तो कई बार जब हम अपना आउटपुट दिखाएंगे कहीं पर, तो इस तरह से शायद नहीं दिखाना चाहेंगे, ये बहुत ज्यादा ह्यूमन फ्रेंडली नहीं है। समझ में तो आ रहा है क्या लिखा हुआ है, बट बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली नहीं है। तो मुझे इसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके टेबल की फॉर्म में रख के या किसी तरह से दिखाना होगा। तो मुझे इन पर काम करना आना चाहिए कि ये डेटा कहां से निकलेगा, ये निकलेगा डॉट वैल्यूज लगाकर। सो दीज आर व्हाट, दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ सीरीज। इनको बोलते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ सीरीज, सीरीज एट्रीब्यूट्स। तो जब भी डॉट लगा के कुछ लिखें और कॉलिंग सिंबल ना हो, वो एट्रीब्यूट है। डॉट लगा के कुछ लिखा और उसके आगे कॉलिंग सिंबल आ रहा है, वो कोई फंक्शन मेथड की बात हो रही है। ठीक। चलो, अब फिर आगे बढ़ो। यूनिक मेथड क्या दे रहा है मेरे लिए वापस? डेटा टाइप के हिसाब से बताओ। बंडी एरे। तो इस पर अगर मैं आगे फर्दर कुछ कस्टमाइज करूं, तो वो सब मैं इस्तेमाल कर सकता हूं जो numpy बंडी एरे में मौजूद होता है। ठीक है। तो इसका रिटर्न टाइप आ रहा है आपका बंडी एरे। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये इस एरे के अंदर जो वैल्यूज आ रही हैं इनका टाइप है। ठीक है। तो एनडी एरे या पांडास में स्ट्रिंग वैल्यू का डेटा टाइप स्ट्रिंग की जगह ऑब्जेक्ट यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है। अब बताओ जरा, किसी कॉलम पर जब वैल्यू काउंट चलाते हैं तो प्रैक्टिकली उस कॉलम में जितनी वैल्यूज हैं वो कितनी कितनी बार आई, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है वो पता चल जाता है। अब जो रिजल्ट मिला उसका डेटा टाइप क्या है? सीरीज। ठीक है। तो इस तरह से अब ये जो सीरीज है वो यहां पर हमें पता चल जाती है। चलो, अब डेस्क्रिप्टिव, हाँ बोलो। इस कॉलम में काउंट करा गया संडे कितनी बार है, 1 2 3 4 5, और भी हो सकता है। तो लिख दिया कि संडे इसमें 76 टाइम आ रहा है। तो इसमें से 244 वैल्यूज में 76 वैल्यूज ऐसी हैं जिनमें संडे लिखा हुआ है। इसी तरह से 87 वैल्यूज वो हैं जो सैटरडे वाली हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके। तो हर वैल्यू को अलग अलग गिना गया है। चलो, थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस देते हैं। इस डेटा सेट के अलावा अपने आप से कोई एक डेटा सेट इमेजिन करो और सोच कर देखो कि उसमें जो आप इमेजिन कर रहे हैं
वैल्यू काउंट कहाँ यूज हो सकता है? अपने आप से कोई डेटा सेट इमेजिन करो और फिर सोचो कि उसमें वैल्यू काउंट का इस्तेमाल कहाँ हो सकता है। चलो मैं एक हिंट देता हूं। मान लीजिए स्टूडेंट का डेटा है मेरे पास। अब उसमें एक कॉलम है डिवीजन। अब डिवीजन में क्या लिखा होगा? फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, फेल। अब मुझे पता करना है कितने स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन पास हुए, कितने स्टूडेंट फेल हुए, कितने सेकंड डिवीजन। तो क्या करूंगा? डीएफ डॉट कॉलम का नाम डिवीजन डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स। और मुझे एक ही लाइन पता चल जाएगा कि हमारे क्लास में जो स्टेटस है स्टूडेंट के पास होने का, वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो किसी भी कैटेगोरिकल कॉलम की वैल्यू का डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखना चाह रहे हैं तो वैल्यू काउंट से आसानी से पता कर सकते हैं। चलो, अब सोचो कोई डेटा सेट अपने आप, और सोचो उसमें कोई ऐसा कॉलम जिसमें वैल्यू काउंट आपको हेल्प करेगा। हाँ, ये वाला थोड़ा अलग है। आप जो कह रहे हैं वो गलत नहीं है, बट इसी से मैच हो गया वो, उसमें डेज आ गए। डेज तो हमारा ऑलरेडी चल ही रहा है। इनका क्या कहना है? मान लो इनके पास कोई डेटा है, गारमेंट्स का, कपड़ों का डेटा है। अब उस कपड़ों के डेटा में आपके पास ब्रांड लिखा हुआ है कि ये मोंटे कार्लो का है, ये इसका है, ये उसका है। अब मुझे पता करना है मेरे शॉप में किस ब्रांड के कितने आइटम्स हैं। तो ब्रांड कॉलम पे डॉट वैल्यू काउंट्स लगा दो। ठीक है, तो इस तरह से और ढेरों एग्जाम्पल रियल लाइफ में मिल जाएंगे जहां पर आपको वैल्यू काउंट की जरूरत पड़ेगी। कुल मिलाकर कोई भी डेटा जिसमें कैटेगोरिकल वैल्यूज हैं, वैल्यू काउंट उस पर हमारा काम करेगा। अब आगे चलते हैं। चलो, तो ये आ गई आपकी मिनिमम वैल्यू, मैक्स वैल्यू, सम, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, काउंट ऑफ वैल्यूज। अब आगे देखो, हमसे कहा गया कि अगर आप किसी भी कॉलम पर डेस्क्रिप्टिव स्टैट्स के फीचर यूज करना चाहते हैं तो आपको हर फीचर अलग अलग। तो अब हमारे पास एक शॉर्टकट है। डीएफ डॉट कॉलम का नाम है टोटल वेल डॉट डेस्क्राइब। डेस्क्राइब मेथड क्या करता है? एक बार में लगभग सारे जो आपके स्टैट्स वैल्यूज थी सबको ला कर दे देगा एक ही बार में। ये देखो, काउंट, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम, Q1, Q2, Q3, मैक्सिमम। किसी न्यूमेरिक कॉलम पर शायद हमें यही चाहिए होते हैं ज्यादा बार। तो एक ही बार में आपका किसी भी न्यूमेरिक कॉलम की डेस्क्रिप्टिव समरी निकल कर आ जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डेस्क्रिप्टिव समरी। तो अब कोई आपसे बोले कि अपने डेटा को समराइज करो, तो इसका मतलब है कि ये 6-7 जो फैक्टर हैं इनके बारे में बताओ। इसका मतलब हो गया या तो अलग अलग मेहनत करके लिखो या फिर एक शॉर्टकट आ गया डेस्क्राइब। अब ये वाला फीचर ना नंपाई के अंदर मिलेगा आपको, ना स्टैटिस्टिक्स लाइब्रेरी में मिलेगा, आपको मैनुअली बार बार लिखना ही पड़ेगा। पांडास में आने का फायदा ये हो गया कि एक ही बार में सब निकल कर आ गया। अब सर न्यूमेरिक कॉलम को ये डेस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, स्टैटिस्टिकल समरी निकाल कर दे रहा है, डेस्क्रिप्टिव समरी या स्टैटिस्टिकल समरी। ठीक है, अगर सर मैं किसी कैटेगोरिकल पे लगा देता, मान लो डीएफ डॉट डे डॉट डेस्क्राइब।
तो हमने कहा वो कैटेगोरिकल को डिस्क्राइब करेगा। देखते हैं क्या क्या निकालता है। काउंट निकाल रहा है। काउंट तो किसी को भी कर सकते हो, चाहे न्यूमेरिक वैल्यूज हैं चाहे कैटेगोरिकल है। यूनिक वैल्यूज, तो चार तरह की वैल्यू डे कॉलम पता चल गया। अब यहां पर हमें ये नहीं पता चल रहा है कि वो चार वैल्यूज कौन कौन सी हैं। ठीक है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो चार वैल्यूज हैं उनमें सबसे ज्यादा कौन है, हमारा सैटरडे। और वो कितनी बार है, 87 टाइम्स है। तो जब भी कैटेगोरिकल डेटा पर डिस्क्राइब चलाओगे तो जो स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स हैं वो बदल जाते हैं। और न्यूमेरिक कॉलम पर डिस्क्राइब चलाओगे तो जो पैरामीटर थे आपके स्टैट्स वाले वो कुछ और हैं। काउंट पैरामीटर दोनों में कॉमन है। चलो, तो किसी भी कॉलम के लिए हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। अब मान लो सर मैं सिर्फ मीन देखना चाहता हूं, काउंट देखना चाहता हूं, और मिन, मैक्स। देखो इसमें सम नहीं है, इसमें सम नहीं आया। तो सर मैं अपने हिसाब से जो ये समरी है, स्टैटिस्टिकल समरी, क्या मैं अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकता हूँ? क्या मैं डेस्क्राइब को कह सकता हूँ ये निकालो वो मत निकालो ये जोड़ दो? तो हमने कहा देखो, अगर आप इस समरी को जो किसी भी कॉलम की आप निकालते हैं कस्टमाइज करना चाहते हैं तो डेस्क्राइब की जगह एक दूसरा मेथड यूज कर लो जिसका नाम है एग्रीगेशन, AGG। एग्रीगेट नाम का एक मेथड होगा सीरीज के ऊपर। AGG मेथड में आप लिस्ट के अंदर अपने पैरामीटर्स बताओ, कौन कौन से पैरामीटर इस बिल कॉलम के निकलवाने हैं। काउंट स्ट्रिंग में लिखना है, कॉल नहीं करना है, सिर्फ स्ट्रिंग में लिखना है। काउंट निकाल दो, सम निकाल दो, मिन निकाल दो, और मैक्स निकाल दो। तो बस इतना ही निकालेगा अभी। तो AGG साउंड है एग्रीगेट। तो किसी भी सीरीज पर आप एग्रीगेट मेथड से अपने स्टैटिस्टिकल फैक्टर को कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे डिस्क्राइब में सम नहीं आता, या मुझे क्वांटाइल वाला पोर्शन नहीं चाहिए लेकिन सम चाहिए, तो जो चाहिए आप बता दो स्ट्रिंग की फॉर्म में, वो निकल कर आपको दे दिया जाएगा। ये सारे ऑप्शन नंपाई वगैरह में ऐसे नहीं मिलेंगे, वहां पर आपको मैनुअली लिखना ही पड़ जाएगा। इस तरह से चीजों को कस्टमाइज करके हम ऑपरेट कर लेते हैं, पांडास में पॉसिबल है। तो अगर आप मुझसे ये कहें सर सीधा पांडास ही पढ़ाते तो कुछ बिगड़ जाता, हमने कहा पांडास पढ़ाते तो ये सारी बातें मुझे समझानी पड़ती कि कौन सी चीज क्या होती है। तो जो टाइम मैंने वहां लगाया वो टाइम मुझे यहाँ लगाना पड़ता। बात एक ही है। इससे अच्छा उसको ही पढ़ लेते हैं, समझना तो है ही एक बार। और दूसरा, एनालिटिक्स में तो चलो फिर भी ठीक है, आप नंपाई को इग्नोर करके जब पांडास में आओगे तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा। लेकिन जब किसी का दिमाग ये बोलेगा ये क्या है, तो कैसे समझोगे फिर? ये तो एरे निकल कर आया। यानी कि पांडास में बहुत सारे ऑपरेशन का जो रिजल्ट है वो क्या बनकर आ रहा है, एरे, नंपाई एरे। अब आपने नंपाई एरे पढ़ा ही नहीं है, सीधा यहाँ आ गए हो। तो समझ में तो आ रहा है क्या लिखा है, लेकिन टेक्निकली बस के नहीं है समझना आपको कि है क्या ये। तो बेटर है जो सीक्वेंस सही है उसी को फॉलो करो। डायरेक्ट पांडास में जंप नहीं करना चाहिए। अगर जो कर रहा है वो थोड़ा बहुत जरूर जानता होगा, ठीक है, लेकिन टेक्निकली कंट्रोल, कस्टमाइज नहीं कर पाएगा। तो चीजों को कस्टमाइज वही कर सकता है जिसका बेस अच्छा है, फाउंडेशन अच्छा है। कर सब लेते हैं, ठीक है, कस्टमाइज हर कोई नहीं कर पाता चीजों के लिए। बहरहाल आगे देखते हैं। अब सीरीज के ऊपर मोस्टली जो ऑपरेशंस हैं जो हम कर पा रहे हैं वो हमने यहाँ पर देख लिए। थोड़ा देखते हैं और कुछ एक आधा पॉइंट निकल आए। चलो अभी और इसमें एन स्मॉलेस्ट, एन लार्जेस्ट, डीएफ डॉट टोटल विल डॉट एन लार्जेस्ट।
मैं टोटल विल कॉलम में टॉप 5 वैल्यू निकालना चाहता हूँ। एसक्यूएल में हमने बहुत लिखा था, सॉर्ट करो डिसेंडिंग ऑर्डर में, लिमिट लगाओ, फिर काइंड ऑफ कि टोटल विल कॉलम में जो टॉप 5 बिल की वैल्यूज हैं वो क्या क्या है, मुझे वो बता दो। तो एन लार्जेस्ट, ये लो। तो टॉप 5 जो बिल पे करे गए हैं वो ये हैं: 50, 48, 48, 48, 45.3। इसी तरह से अगर आप टॉप 10 निकालना चाहते हो, ठीक है, तो इसी तरह से फिर दूसरा वाला समझ में आएगी अपने आप। यहाँ पर आपको ये भी बताया जा रहा है कि जो एन लार्जेस्ट वैल्यूज हैं वो एक्चुअल डेटा में किस इंडेक्स पर हैं। ये वाली वैल्यू एक्चुअल डेटा में इस इंडेक्स पर है, ये वाली वैल्यू इस इंडेक्स पर है, एंड सो ऑन सो ऑन। इसका फायदा आगे जाके हमें ये मिल सकता है कि मैं एक्चुअल डेटा में जाके पूरी रो निकाल के आ सकता हूँ। अभी सब मुझे ये पता चला टॉप 5 वैल्यूज ये हैं, लेकिन मुझे उनकी पूरी डिटेल चाहिए, कब आए थे, लंच करने आए थे कि डिनर करने आए थे, बिल पे करने वाला मेल है फीमेल है, पूरा डेटा दे दो तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये मुझे पता चल गया। बहरहाल आगे सीखेंगे निकालना। तो एन लार्जेस्ट एन स्मॉलेस्ट से किसी भी कॉलम की हम लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। यूनिक पढ़ाई दिया मैंने आपको, वैल्यू काउंट मैंने आपको पढ़ाई दिया, एट्रीब्यूट्स ऑलरेडी पढ़ा दिए, इंडेक्स, वैल्यू, नेम, डी टाइप। कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो अभी मैंने नहीं पढ़ाए हैं, ये वाला भी पढ़ा देता हूँ, ये वाला बाद में पढ़ेंगे। अब जैसे मेरे पास कॉलम है फॉर एग्जाम्पल डे। अब कहीं पर मुझे इन सारी वैल्यू को स्टोर करना है कैपिटल में कन्वर्ट करने के बाद। अब आपको जान पहचान का तो लग रहा है कि कैपिटल में, अपर केस में, लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए पाइथन से हमने सीख रखा है अपर नाम का एक फंक्शन होता है। लेकिन देखो, जल्दीबाजी में पढ़ने का और सीक्वेंस में टाइम देके पढ़ने में डिफरेंस क्या आता है। जल्दीबाजी में पढ़ा है तो आपको ये पता है अपर नाम का पाइथन में कुछ होता है। आपने टाइम देकर तसल्ली से पढ़ा है तो आपको ये पता है कि अपर नाम का एक मेथड होता है जो स्ट्रिंग पे चलता है। तो इसको इस्तेमाल होने के लिए इसके पहले डॉट लगाना पड़ेगा और यहां पर कोई स्ट्रिंग होना चाहिए, तब चलेगा। ऐसा नहीं है कि पाइथन अपर होता है कहीं लगा दो, जहां मन करे वहां लगा दो। तो अब अगर आप ये बात जानते हैं कि पाइथन में अपर होता है, लेकिन समस्या क्या है कि आपके पास यहां से जो रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट कौन है, अपने आप में एक स्ट्रिंग है। क्या है ये? सीरीज। अब सीरीज पर डॉट अपर अगर होता हो तो चल जाएगा, और अगर नहीं होता होगा तो आप पहले से जो आज जानते हैं उसका इस्तेमाल सोचो कैसे कर सकते हो। हमने कहा चलो पहले एक बार चला कर देखते हैं। डॉट अपर, एरर आ गई कि सीरीज के अंदर अपर नाम से कुछ नहीं होता। अब आप ये थोड़ी बोलोगे कि होता तो है अपर, चल नहीं रहा है। अरे कहाँ होता है, कहाँ चला रही हो तो देखो ना। सिर्फ अपर सोचने से या मैं जानता हूं अपर होता है काम थोड़ी हो जाएगा आपका, है ना। तो अब हमें क्या करा गया, किसी भी सीरीज पर अगर आप स्ट्रिंग के सारे मेथड चलाना चाहते हो, लोअर अपर, स्टार्ट्स विद, एंड्स विद, कंटेन्स, जो जो मेथड है वो आप अगर चलाना चाहते हो तो आप क्या करेंगे, पहले उस सीरीज पर डॉट एस टी आर एट्रीब्यूट लगाएंगे। डॉट एस टी आर एट्रीब्यूट से क्या होता है, अब उस सीरीज में स्ट्रिंग के जो आपके पास ऑपरेशंस हैं वो अवेलेबल हो जाते हैं। फिर डॉट लगाकर अपर चलाएंगे। अभी चल गया। अब जो रिजल्ट आया उसको जहां रखना है वहां रखो। तो इस तरह से डॉट एस टी आर के आगे वो सारे ऑपरेशन जो आपने स्ट्रिंग में पढ़े थे अब आप यूज कर सकते हैं। तो किसी भी सीरीज में स्ट्रिंग के ऑपरेशन को डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप किसी भी कॉलम में
अपनी स्ट्रिंग वैल्यूज देख रहे हैं और आपको उन पर वो पाइथन की स्ट्रिंग के ऑपरेशन करने हैं, तो पहले इस कॉलम को सीरीज में बनाओ, सीरीज पे डॉट एस टी आर लगाओ, डॉट एस टी आर उस कॉलम की वैल्यू को स्ट्रिंग के लाइक बना देगा, और फिर आप अपर मेथड कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, डॉट एस टी आर। it makes the series values compatible with Python string so that we may call string methods like lower, capitalize, len, upper, जो जो है वो सब आप चला सकते हो। ये मैं अभी नहीं पढ़ा रहा, इसको मैं आगे चल के पढ़ाऊंगा। इसका पर्पज है कि मान लो आपके पास कोई ऐसा डेटा है जिसमें डेट और टाइम रखा हुआ है, डेट और टाइम, और मुझे डेटा निकालना है इस डेट से इस डेट के बीच का, या डेट और टाइम पर मुझे कुछ एनालिसिस करनी है, तो आप डेट और टाइम से रिलेटेड ऑपरेशंस को डॉट डी टी लगाकर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो अभी एक डेटा सेट में कंसीडर करूंगा, क्योंकि इसमें कोई मेरे पास डेट टाइम का डेटा नहीं है, तो सिर्फ थ्योरी पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। तो कोई ऐसा डेटा जब मैं पढ़ाऊंगा जिसमें डेट और टाइम आएगा, तो मैं आपको इस डी टी एट्रीब्यूट का भी यूज करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो सीरीज के मोस्ट ऑफ द जो ऑपरेशंस हमारे, वो हमारे यहाँ पर हो गए। अब डेटा फ्रेम पर मैंने आपको जिस तरह से नंपाई के अंदर बूलियन स्लाइसिंग पढ़ाई थी, बूलियन स्लाइसिंग, इसी तरह से हम पांडास में भी, पांडास के अंदर भी बूलियन स्लाइसिंग को कर सकते हैं। चलो, तो अब पांडास में बूलियन स्लाइसिंग सेम मैनर में आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर डेटा फ्रेम लिखेंगे पहले। डेटा फ्रेम के अंदर आप बताओ आपको क्या बूलियन स्लाइसिंग चाहिए। मान लो मैं इस डेटा फ्रेम से ये पता करना चाहता हूं कि मुझे सिर्फ वो रोज दे दो जहां पर डे की वैल्यू संडे है। तो इसका मतलब मुझे इस डेटा फ्रेम से स्लाइस करके एक नया डेटा फ्रेम बनाना है, और उस नए डेटा फ्रेम में सिर्फ वही डेटा होना चाहिए जहां पर डे कॉलम की वैल्यू संडे हो। सोचा अगर मैं इसकी सेलेक्ट क्वेरी लिखूं टेबल के नजरिए से, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम वेयर डे इक्वल टू संडे, बस हमसे कहा गया जो लास्ट वाला है बस वो लिख दो, बाकी अपने आप हो जाएगा। तो डेटा फ्रेम सब स्क्रिप्ट ऑपरेटर। अब यहां पर सीधा डे नहीं लिखना है, सीरीज का नाम लिखना है, तो क्या लिखेंगे, df डॉट डे इज इक्वल टू, कॉलम का नाम है संडे। तो अब ये हमें क्या देगा, हमें वेयर लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा कंडीशन डालनी है सब स्क्रिप्ट ऑपरेटर के अंदर, लाइक नंपाई वेंडी एरे जैसे वहां बुलियन स्लाइसिंग होती थी, सेम यहाँ पर है। ध्यान रखना है डेटा फ्रेम को प्रीफिक्स में रखना है, और कंडीशन किसी सीरीज पे लगानी है। अब वो सीरीज आपको बनानी आती है, किसी भी कॉलम को सीरीज में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, और फिर उसकी क्या वैल्यू कंपेयर करनी है, ग्रेटर, लेसर, इक्वल, नॉट इक्वल, सारे कंपैरिजन जो हमने पढ़े हैं पाइथन में यहाँ पर आप कर सकते हो। अराउंड 76 कस्टमर्स हैं जो संडे को आते हैं, उनका पूरा डेटा हमारा ये आ गया। अगर आप इसे किसी वेरिएबल में स्टोर करना चाहें, मान लो करना चाहें, मुझे जरूरत नहीं है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। डेटा फ्रेम जिसमें सिर्फ संडे वाले कस्टमर का डेटा है, आगे अपना यूज करते रहना जब जरूरत पड़े, तो फिलहाल जरूरत नहीं है। अब सर मुझे संडे को जो कस्टमर आते हैं लंच करने, उनका बताओ, या डिनर करने, उनका बताओ। संडे को तो सब आते हैं, उनमें से कुछ लंच करने भी आते होंगे, कुछ डिनर करने भी आते होंगे। तो अब एक से ज्यादा कंडीशन मुझे लिखनी है, किसी को याद रह गया हो तो, 10-15 दिन पहले की बात है, ज्यादा लंबी बात नहीं है। और इसके अलावा भी कुछ और,
numpy एरे में जब बूलियन स्लाइसिंग एक से ज्यादा कंडीशन पे करते थे तो दो बातें याद रखनी है। एक बात आपने बता दी, दूसरी बात क्या है? हर कंडीशन को पैरेंथेसिस में लिखना होगा। अकेली कंडीशन पैरेंथेसिस में लिखो ना लिखो एक ही बात है, लेकिन एक से ज्यादा आएंगी तो हर कंडीशन को पैरेंथेसिस में लिखना पड़ेगा। और यहाँ लिख दिया आपने टाइम इज इक्वल टू, मान लो डिनर। अब ध्यान रखना, हमारा पाइथन कंपैरिजन केस सेंसिटिव मैनर में करता है। दैट मींस एक्चुअल में डिनर की वैल्यू में डी कैपिटल था, लेकिन आप यहाँ क्या लिख रहे हैं? डी लोअर में। कुछ हाथ में नहीं आएगा आपके। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो ये पाइथन है, एसक्यूएल नहीं है। एसक्यूएल केस सेंसिटिव नहीं होती थी। अब बताओ, दोनों कंडीशन ट्रू होने पर रिजल्ट मुझे ट्रू चाहिए, तो अब बीच में क्या लगाएं? सही है? नहीं है, बिट वाइज एंड लगाएंगे। तो नंपाई और पांडास में मल्टीपल कंडीशन पर जब स्लाइसिंग करते हैं, चाहे एरे की चाहे डेटा फ्रेम की, तो मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए बिटवाइज एंड या बिटवाइज और का यूज करते हैं। दूसरा रूल हो गया, पैरेंथेसिस में हर कंडीशन को लिखेंगे। सर सेम रिजल्ट आ गया, इसका मतलब लंच करने कोई आया ही नहीं होगा। तो सर एक काम करते हैं ना, क्रॉस वेरीफाई करते हैं। संडे की जगह फ्राइडे को देखते हैं। फ्राइडे को डिनर करने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सर गिनना पड़ गया, गिनती गलत ज्यादा भी हो सकती है हमारी। ये रोज ज्यादा आती है तो गिनना मुश्किल भी हो सकता था। ये इसकी तरह लिखकर नहीं आया, पहले लिखकर आ गया अब नहीं आया। तो ध्यान रखना, अगर आपका डेटा फ्रेम डॉट 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 ऑप्शन के साथ प्रिंट हो रहा है तो ही नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स आएंगे। और अगर डेटा फ्रेम में इतनी रोज नहीं थी कि बीच में डॉट 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 लगाना पड़े, सारी रोज ऐसी हैं जो दिखाई जा सकती हैं, तो काउंट लिखकर नहीं आता है ना? तो अब फिर सर कैसे निकालें? हमें तो बस संख्या देखनी है। पूरा डेटा चलो देख लिया, अगर आपको सिर्फ संख्या देखनी है तो आप यहाँ पे डॉट क्या लगा सकते हो? शेप। तो अब जो रिजल्ट डेटा फ्रेम आया उसका सिर्फ शेप बता दो। 12 रोज है, 7 कॉलम है। अब इसी तरह से मैं आपसे कहूं, फ्राइडे को जो लोग लंच करने आते हैं उनका बताना क्या है? 7 लोग। ठीक है, यानी कि वो सही था कि सैटरडे को, सॉरी संडे को डिनर करने सारे लोग आते हैं, लंच करने कोई आता ही नहीं है। एम्प्टी आएगा रिजल्ट। ये लो। तो संडे को अगर लंच पे कोई पार्टी मिल रही है और ऑफर देना पड़े तो दे दो संडे को भी, क्योंकि आपके यहाँ पर रश डिनर टाइम पर आ रहा है, लंच में आ ही नहीं रहा है कोई। इस तरह से बूलियन स्लाइसिंग को डेटा फ्रेम में किया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला स्टेप होगा वो स्टेप होगा डेटा को और डीपली एनालाइज करना। सिर्फ स्टैटिस्टिकल समरी पे नहीं रुकना। स्टैटिस्टिकल समरी इज लाइक ओवरव्यू ऑफ डेटा। अब मुझे और अंदर जाना है डेटा के अंदर, तो और अंदर जाने को हम बोलते हैं इनसाइट्स निकालना डेटा के अंदर। ठीक है, या इसी को आप बोलते हैं एनालिसिस वाला पोर्शन। ठीक है, तो एनालिसिस में डेस्क्रिप्टिव एनालिसिस भी आता है एक ओवरव्यू के तौर पर, और इनसाइट्स निकालना डीप एनालिसिस हो गया। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि हम अपने डेटा से जो भी फैक्ट निकाल कर सामने वाले को बता रहे हैं, देयर में भी चांस कि हमारा एनालिसिस गलत हो जाए। और गलत क्यों हो जाएगा? उसकी सबसे बड़ी वजह क्या होती है? डेटा क्लीन ना होना। डेटा क्लीन ना होना का मीनिंग क्या है? df इक्वल टू, एक डेटा रीड करो, pd डॉट रीड csv।
मान लो मुझे टारगेट क्या मिला, मुझे केस स्टडी मिली। केस स्टडी टाइटैनिक डेटा की मिली मुझे। मैंने आपको डेटा सेट जो दे रखा है उसमें एक टाइटैनिक का डेटा भी है। मुझे क्या बोला गया कि भाई ये टाइटैनिक का डेटा है, आई गेस 1918 या 1920 में टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर निकला था। ये एक पानी का जहाज है ना, शिप जिसे आप कह सकते हो लेमन टर्म में। ये बनाने वाले ने ये दावा किया था कि ये कभी डूबेगा नहीं। अनफॉर्चुनेटली इसका बैड लक, ये अपने पहले सफर में डूब गया। बनाने वाले का क्लेम था डूबेगा नहीं, और ये पहले सफर में डूब गया अपना। और ये बात 1920 के आसपास की है, लगभग 100 साल से ज्यादा हो गए। ठीक है। अब हमें क्या केस स्टडी करनी है कि इसमें जितने भी पैसेंजर थे सारे लोग हमारा, ऐसा नहीं है सरवाइव कर गए नहीं बच गए, और ऐसा भी नहीं है कि कोई नहीं बचा। मिसलीनियस रिजल्ट था। कुछ लोग सरवाइव कर गए, कुछ लोग सरवाइव नहीं करे, कुछ लोग डेथ कर गए थे, कुछ लोग डेथ नहीं कर गए थे। हमें एक केस स्टडी दी गई, ये पता करके बताओ कि जो लोग बच गए थे वो क्या वजह रही होगी कि वो क्यों बच गए, और जो लोग नहीं बच पाए वो क्यों नहीं बच पाए, उसकी वजह बतानी है। ये स्टडी हमें दी गई करने के लिए। अब सबसे पहले तो हमें अच्छी एनालिसिस अगर करनी है तो जिस डोमेन का डेटा है उस डोमेन की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे टाइटैनिक का डेटा है तो आपको एक लमसम आइडिया होना चाहिए कि टाइटैनिक में 2000 से ज़्यादा ओवरऑल पैसेंजर क्रू मेंबर सब मिलाकर 2000 से ज़्यादा लोग थे। हमें जो डेटा अवेलेबल कराया गया है उसका एक छोटा हिस्सा कराया गया है स्टडी करने के लिए। 891 पैसेंजर का डेटा अवेलेबल है, यानी कि एक रो एक पैसेंजर को बता रही है, दूसरी रो दूसरे पैसेंजर, तीसरी रो तीसरे को बता रही है, चौथी रो चौथे को बता रही है। ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए कि मुझे इस डेटा में ये पता करके बताओ कि भाई जो लोग बच गए हैं उनकी क्या वजह है बचने की, अब बीच में रोड़ा क्या आएगा वो समझते हैं। अगर मैं अभी इस पर शुरू हो जाऊं एनालिसिस करना तो बीच में हमारे सामने क्या दिक्कतें आएंगी उसको मैं करके दिखाता हूं। यहां पर अगर मैं देखूं तो जेंडर कॉलम के अंदर अगर कहीं पर किसी का जेंडर मुझे नहीं पता तो शायद मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि जेंडर वाइज उसके सरवाइव होने के चांस ज्यादा रहे होंगे या कम रहे होंगे। अगर किसी की एज मुझे नहीं पता है तो ये बता पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि किसी की एज क्या रही होगी, कि वो बच गया होगा कि नहीं बचा होगा। किसी को टिकट किस क्लास की मिली थी, हो सकता है कोई अपर क्लास की टिकट का हो तो वो बच गया हो, लेकिन अगर कहीं किसी पैसेंजर ने अपनी क्लास के बारे में नहीं बताया, डेटा में अवेलेबल है ही नहीं, तो शायद मैं सही बता ही नहीं पाऊंगा। तो अब मुझे क्या करना है, अगर किसी भी कॉलम में ये पता करना है कि मिसिंग वैल्यू कितनी है, तो जिस कॉलम में पता कर, जैसे मुझे जेंडर का इंट्यूशन आ रहा है इसमें गलत होगा कुछ, तो df डॉट जेंडर डॉट इज नल, इज नल नाम का एक मेथड होता है सीरीज के अंदर। इजनल मेथड किसी भी सीरीज के अंदर जहां जहां पर वैल्यू मिसिंग है वहां वहां पर हमें ट्रू वापस करेगा, और जहां जहां पर वैल्यू मिसिंग नहीं है वहां वहां पर हमें फॉल्स वापस करेगा। इस नल का रिटर्न एक सीरीज ही होगी कंटेनिंग बूलियन वैल्यूज आइदर ट्रू और फॉल्स। जहां जहां फॉल्स दिख रहा है इसका मतलब है कि वहां वहां पर मिसिंग नहीं है। सर बीच में डॉट 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 भी है, पता नहीं कहाँ का क्या क्या होगा, दिख तो रहा ही नहीं है। तो अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक ऑपरेशन पढ़ाया था सीरीज पर जिसका नाम था सम। अगर हम सम को न्यूमेरिक कॉलम की सीरीज पे करते हैं तो पता ही है क्या रिजल्ट आना है। लेकिन अगर मान लो मेरे पास कोई सीरीज ऐसी है जिसमें बुलियन वैल्यू रखी है, ट्रू, फॉल्स,
ट्रू, फॉल्स। और मैं इस सीरीज पर मान लीजिए सम कॉल कर देता हूं, तो ऑटोमेटिकली बूलियन को नंबर में कन्वर्ट करके ये ऑपरेशन कर दिया जाता है, एरर नहीं आती है। ये फैसिलिटी बूलियन के लिए है, स्ट्रिंग के लिए नहीं है। तो अब क्या माना जाएगा, ट्रू को 1 और फॉल्स को क्या माना जाएगा, 0। 1 0। मान लो ये चार ही वैल्यू हो और इस चार वैल्यू पर मैं सम लगा दूं तो क्या रिजल्ट आएगा, 2। 1 + 0 + 1 + 0 तो 2 ही तो आएगा। अब सोचो, अगर मैं इस रिजल्ट को देखकर आपसे ये कहूं कि इस कॉलम में दो ही जगह ट्रू है, तो ये बात सही होगी गलत होगी, सही होगी। मैंने कहा इस कॉलम में दो ही जगह ट्रू लिखा है, ये बात सही होगी। क्यों, जो भी रिजल्ट आया है वो सिर्फ ट्रू का ही तो सम होगा, फॉल्स तो 0 है, उसका तो कोई मतलब ही नहीं हमारा यहां पर। ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर जो रिजल्ट आया है ये हमारा बूलियन रिजल्ट आया है, अब इस बूलियन रिजल्ट की जो सीरीज आई है उस पर मैं डॉट सम लगा देता हूं, क्या रिजल्ट आया, 0। इसका मतलब कहीं भी क्या नहीं मिला होगा, इसमें ट्रू नहीं मिला होगा, इसका मतलब कहीं भी इसमें मिसिंग वैल्यू नहीं है। तो जेंडर में कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है। अब मैं गया दूसरे कॉलम के पास, एज, और यहां भी डॉट सम लगा दिया। हाँ भाई, बताओ इसका मतलब क्या है। एज कॉलम पर जब इजनल चलाया गया तो मुझे जहां जहां मिसिंग वैल्यू होगी वहां वहां पर ट्रू रख कर दे दिया गया होगा। अब जितने भी ट्रू होंगे उन सबको जोड़ा गया तो रिजल्ट क्या आया, 177। इसका मतलब मैं ये कहूं कि एज कॉलम में 177 मिसिंग वैल्यू है। ठीक है, तो किसी भी कॉलम की अगर मिसिंग वैल्यू मुझे निकालनी है तो मिसिंग वैल्यू को निकालने के लिए उस कॉलम का नाम डॉट इज नल, और जो रिटर्न होकर आएगी वो एक सीरीज, उस सीरीज पर क्या लगा दो, डॉट सम। अब सर एक डेटा फ्रेम में 50 कॉलम है, तो ये 50 कॉलम पर मुझे कर करके देखना होगा किस कॉलम में कितनी मिसिंग वैल्यू है। तो हमसे कहा गया आप पूरे डेटा फ्रेम पर भी यही काम कर सकते हो, कॉलम हटाओ बीच में से, df डॉट इजनल डॉट सम। अब देख लो, एज कॉलम में 177 मिसिंग है और केबिन कॉलम में कितनी मिसिंग है, 687। बाकी कॉलम में मिसिंग वैल्यू नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर मैं अपनी एनालिसिस एज कॉलम के रेस्पेक्ट में करता हूं तो मैं बहुत ज्यादा एक्यूरेट शायद नहीं कर पा रहा हूंगा, क्योंकि 177 पैसेंजर की तो मुझे एज ही नहीं पता है। तो उनकी एज पता नहीं क्या हो सकती है, ओल्ड एज हो सकते हैं, किड्स हो सकते हैं, अडल्ट हो सकते हैं, पता नहीं क्या हो सकता है, उनको मैं कहाँ रखूं। तो इस तरह से अगर मेरे पास मेरे डेटा में मिसिंग वैल्यूज आ गई तो मिसिंग वैल्यू के साथ एनालिसिस करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो पहले मुझे क्या करना होगा, पहले डेटा क्लीनिंग आपको सिखानी होगी, तब एनालिसिस आप करना सीख पाओगे। तो मैं क्लीनिंग के बाद इसी डेटा को एनालाइज करना आपको सिखाऊंगा। ठीक है, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है। इसके अलावा मैं एक दो और डेटा सेट ले लूंगा एनालाइज करने के लिए। अब जैसे चलो एक और अच्छा एग्जाम्पल आ गया, और काफी लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग होगा, कुछ लोगों के लिए शायद नहीं होगा, है ना। df इज इक्वल टू pd डॉट रीड अंडरस्कोर एक्सल f डेटा सेट सचिन डॉट CSV फाइल है ये। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ ये आ ही जाएगा इस बार समझ में, करके दिखाओ और सोचना कि ऐसा क्यों नहीं हो पाया, होना तो चाहिए था। मुझे ये पता करना है कि सचिन ने अब तक टोटल कितने रन बनाए हैं। तो हर इनिंग में रन जो बनाए हैं वो लिखे हुए हैं। पहले मैच में 0 पर आउट हो गया, दूसरे मैच में 0 पर आउट हो गया, तीसरे में 36 रन बनाई, चौथे में 10 बनाए, ऐसे करके हर मैच में। तो सचिन ने अब तक 463 मैच खेले हैं वनडे में, वनडे का डेटा है। अगर मैं आपसे पूछूं पूरे कैरियर में सचिन ने कितने रन बनाए, बताओ क्या लॉजिक होगा इस डेटा में निकालने का, लॉजिक बताओ पहले इस डेटा से।
अगर मुझे ये पता करना हो तो सचिन ने अब तक टोटल कितने रन बनाए हैं, यानी कि बैटिंग स्कोर कॉलम में क्या लगा देंगे, सम लगा देंगे। आसान लग रहा है, करके देखना एक बार, करके देखो एक बार। चलो मैं ही करता हूँ। डीएफ डॉट बैटिंग स्कोर डॉट सम। ये क्या सर अजीब सा आ रहा है। चलो अब मैं आपको इस डेटा को मैनुअली समझाता हूँ, क्योंकि वहां से ना आपको पता चल जाएगा कि क्लीनिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। इस कॉलम में देखो ना डीएनवी लिखा है। डीएनवी का मतलब डिड नॉट बैट होगा यार, है ना, मतलब बैटिंग ही नहीं करा उसने, नॉट आउट। अब ये बताओ, जब ये कॉलम डेटा फ्रेम के अंदर आया होगा और मैंने उस पे डॉट लगा के सीरीज बनाई होगी, तो उस सीरीज का डी टाइप क्या रहा होगा, क्या नंबर रहा होगा, इंटीजर रहा होगा, फ्लोट रहा होगा, क्या बन गया होगा, ऑब्जेक्ट यानी कि स्ट्रिंग बन गया होगा। अब बताओ क्या स्ट्रिंग को प्लस लगाओगे तो कॉनकैट हो जाएगा, जुड़ जाएगा, कॉनकैट हो जाएगा, वही रिजल्ट आ रहा है, कॉनकैटिनेशन, सारी वैल्यूज कॉनकैट हो गई। तो सर ये 52 स्टार नॉट आउट है ना, इसलिए स्टार है, नॉट आउट नॉट आउट। टीडीएनवी, टीम डिड नॉट मैच, मतलब पूरी टीम ही हमारे बैटिंग नहीं कर पाई, है ना, बारिश हो गई होगी, कुछ भी रीजन हो सकता है। अब सोचो, इस डेटा पर क्या आप अपनी स्टडी कर सकते हैं कुछ क्लीनिंग करने से पहले। अब जिसने डेटा बनाया बिल्कुल सही बनाया है, स्टार मतलब नॉट आउट। लेकिन अगर हम एज ए एनालिस्ट इस डेटा को लाते हैं और हमसे कहा जाए इसको जोड़, जोड़ेगा ही नहीं है। पहले क्लीनिंग करो इसकी, स्टार हटाओ यहां से, डीएनवी टीडीएनवी में जीरो रखो या कुछ करो अपना जो करना है। तो सर ऐसे तो इस पूरे डेटा में ही, यहाँ देखो, स्टंप, अपोजिशन, चलो फिर भी ठीक है, विकेट, विकेट में कितने विकेट सचिन ने अब तक लिए, सम होगा ही नहीं क्योंकि डैश लगा हुआ है। और डैश अगर आ गया कॉलम में तो ये कॉलम ऑब्जेक्ट टाइप का बन गया होगा, नंबर रहा ही नहीं होगा अभी। देखो, तो इस डेटा में जब तक क्लीनिंग नहीं करोगे आप सचिन को एनालाइज कर नहीं पाओगे, ऐसे ही कुछ होता रहेगा। चलो सम तो फिर भी कॉन्कैट कर गया, ये तो मुझे लग रहा फेल ही कर जाएगा। स्ट्रिंग का मीन कैसे निकाल सकते हो। तो सर बाकी कोई नहीं चलेगा, ना स्टैंडर्ड डेविएशन चलेगा, ना मेन चलेगा, ना मैक्स चलेगा। ठीक है, समझ में आ गई सर आप क्या कहना चाह रहे हो। इसका मतलब डेटा क्लीनिंग बहुत जरूरी है। जब तक क्लीनिंग डेटा की नहीं होगी तब तक आप सही रिपोर्ट बना ही नहीं पाओगे। रॉ डेटा, तो शब्द का नाम होता है रॉ डेटा। रॉ डेटा का मतलब है क्लाइंट से मिला हुआ डेटा। कहीं से डेटा हम लेकर आए, अपने डेटा फ्रेम में ले आए, तो पहले अटेम्प्ट में जो डेटा फ्रेम में डेटा रखा हुआ है इट इज कॉल्ड रॉ डेटा, RAW, रॉ डेटा। रॉ डेटा पर जनरली एनालिसिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो आपको करेक्ट रिजल्ट नहीं दे पाएगी। रॉ डेटा को पहले क्लीन करना चाहिए, उसके बाद फिर आपको एनालिसिस करनी चाहिए। ठीक है, तो अब मैं आपको डेटा क्लीनिंग शुरू कराता हूँ पहले। तो डेटा क्लीनिंग को मैं थोड़ा बेटर समझा पाऊँ, इसके लिए मैंने स्पेसिफिकली 3-4 डेटा सेट बनाए हैं छोटे छोटे, जिससे कि आप समझ भी पाओगे कि क्या चल रहा है अंदर। अगर मैं इस डेटा पर क्लीनिंग समझाऊंगा, 463 रोज में बीच में क्या क्या लिखा है, डॉट डॉट डॉट, समझ ही नहीं आएगा क्या क्या लिखा हुआ है। पहले छोटे डेटा पे करेंगे, फिर इन दोनों डेटा पे एक बार देखेंगे क्या करना है। तो एक डेटा लेकर आओ, CSV फाइल है। फाइल का नाम है weather_data.txt। CSV फंक्शन से रीड करना है। क्लास में कितने लोग ऐसे हैं, इनके पास भी डेटा सेट ही नहीं है। दो चार निकलेंगे जरूर अभी, जिन पर डेटा सेट ही नहीं होगा अभी। चलो,
डेटा बहुत छोटा रखा है मैंने। कोशिश करिए बीच में डॉट 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 ना आ पाए, ताकि हम सब कुछ सही से समझ पाए कि चल क्या रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि मिसिंग वैल्यू को हमारे डेटा फ्रेम में नल नहीं लिखा जाता, एन ए एन लिखा जाता है। सोचो अगर मैंने नंपाई नहीं पढ़ाया होता तो पता ही नहीं होता क्या लिखा है ये, है ना। नॉट ए नंबर, मिसिंग वैल्यू को एन एन कहते हैं, नंपाई से पता है हमारे लिए। अब अगला क्वेश्चन ये है कि हमारा डेटा फ्रेम किन किन वैल्यूज को मिसिंग मानता है। हमारे सोर्स डेटा में उसे क्या नजर आया कि उसने उसको मिसिंग मान लिया। हो सकता है एक्सेल फाइल रीड करी, ब्लैंक सेल था, कुछ लिखा ही नहीं था उस पर। हो सकता है डैश को उसने मिसिंग मान लिया हो सकता है नल लिखा हो, एन यू एल। मान लो मैं टेबल से डेटा लेकर आया एसक्यूएल की, अब एसक्यूएल की टेबल में तो नल लिखा होगा, एन यू एल एल। तो क्या उसको मिसिंग मानेगा, या ब्लैंक को मिसिंग मानेगा, या एम्प्टी स्ट्रिंग को मिसिंग मानेगा। तो कुल मिलाकर 15-20 वैल्यूज होती हैं। अगर वो आपके सोर्स डेटा में मिली तो उनको मिसिंग माना जाता है और डेटा फ्रेम में एन एन उनको दिखाया जाएगा। तो वो 15-20 वैल्यूज क्या है मैं आपको दिखा देता हूं। ये ये कुछ वैल्यूज हैं जिनको मिसिंग माना जाता है। तो आपके फाइल में अगर कहीं पर एन ए लिखा है, एन एन ए का साउंड जनरली नॉट अवेलेबल होता है, तो उसको डेटा फ्रेम मिसिंग मान लेगा। कहीं नल लिखा है, एन एन लिखा है, ऐसे कुछ भी इनमें से कोई भी वर्ड अगर आपके डेटा सोर्स में आ गया तो उसको डेटा फ्रेम में जब आप देखोगे तो एन एन ही आप देखोगे, यानी कि मिसिंग वैल्यू को ही देखोगे। और जनरली शायद यही वैल्यूज हैं जो मिसिंग जनरली मानी जाती है, यानी कि डैश को जो हमने सचिन वाले डेटा में देखा था बॉलिंग में, उसको मिसिंग नहीं माना जाएगा। ठीक है। अब किस डेटा को मिसिंग माना जाता है ये डिफॉल्ट है, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा। एक आइडिया हो गया कि हाँ कई वैल्यूज हैं जिनको मिसिंग माना जाता है। सिर्फ एसक्यूएल में एन यू एल एल को ही पाइथन के पांडास में मिसिंग नहीं माना जाएगा, इन सारी वैल्यूज को भी मिसिंग माना जाता है। अब पॉइंट आता है यहां पर हमारा, आप किसी भी डेटा को रीड करते समय खुद भी बता सकते हो कि जिस डेटा को आप रीड कर रहे हो उसमें अगर सोनू लिखा हो तो सोनू को मिसिंग मान लेना। अपनी कस्टम वैल्यू को भी मिसिंग आप कंसीडर करवा सकते हो। तो यहां पर लिखोगे, एक आर्गुमेंट आता है एन ए वैल्यूज। एन ए वैल्यूज, एन ए का मतलब नॉट अवेलेबल वैल्यूज। ये सीएसवी के में भी मिलेगा और एक्सेल में भी मिलेगा, जहां जहां से डेटा पढ़ा जा सकता है हर जगह ये आर्गुमेंट मिल जाएगा एन ए वैल्यूज। तो एन ए वैल्यूज में आप लिस्ट के अंदर अपनी वैल्यू को बता सकते हो। जैसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए मेरे डेटा में रेन लिखा हुआ है, मैं चाहता हूं जहां भी मेरे डेटा में रेन लिखा हो उसको मिसिंग मान लेना। तो अब मैंने यहां पे लिख दिया रेन, आर कैपिटल है, ध्यान रखना। उसके अलावा मान लो 32.0 लिखा है टेम्परेचर में सबसे पहले, तो कहीं भी अगर 32.0 नजर आए तो उसको ही मिसिंग मान लेना। अब देखते हैं, देखो 32.0 को क्या मान रहा है, इस बार मिसिंग मान रहा है। और जहां रेन लिखा था वहां भी मिसिंग है, तो जहां जहां रेन होगा और जहां जहां 32.0 होगा वो सब भी साथ में क्या ऐड हो गए, मिसिंग में ऐड हो गए। मैंने शब्द बोला मिसिंग में ऐड हो गए, ये नहीं बोला कि पुरानी मिसिंग वैल्यू ओवर ऐड हो गई। पुरानी वाली मिसिंग वैल्यू अभी भी कंसीडर होंगी, प्लस आपने जो यहाँ पर लिस्ट दी है ये उसमें और शामिल कर ली गई। और लेकिन ये वाली फैसिलिटी सिर्फ इस वाले कॉल के लिए है, ना कि पूरे पांडास में जब तक चलते रहेंगे अब ये हो गया, नहीं। हर डेटा सोर्स को रीड करते समय आप कस्टमाइज कर सकते हैं मिसिंग वैल्यू के लिए। ठीक है। चलो, तो अब हम फिलहाल ये नहीं करने जा रहे, मैंने बस आपको बताना था कि ऐसा किया जा सकता है। जो हम पढ़ने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट सेंसिटिव चैप्टर है डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस का।
एज ए फ्रेशर अगर आपको जॉब मिल रही है तो आपको डेटा क्लीन का काम मिल रहा होगा। कहीं भी जाओगे, एज ए फ्रेशर अगर आपको जॉब मिल रही है इस फील्ड में, तो बहुत ज्यादा चांस है कि डेटा कलेक्ट करना देन उसका क्लीन करना, ये आपका इनिशियल लेवल पर जॉब होगी। ठीक है। बहरहाल इंटरव्यू के अंदर बहुत पूछा जाता है, अगर कंपनी इसी फील्ड में काम करना चाह रही है तो क्लीनिंग के ऊपर। तो अब हम डिफॉल्ट डेटा सेट के साथ अपने आ गए। अब सर हम ये पता करना चाहते हैं किस कॉलम में कितनी मिसिंग वैल्यूज हैं। तो df डॉट इज नल डॉट सम। इज नल मेथड है, कॉल करना है। क्रॉस चेक कर लो, आसानी से क्रॉस चेक हो जाएगा, छोटा डेटा बनाया है। कह रहा है डे कॉलम में कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है, सही बात है, सारी वैल्यू अवेलेबल है। टेम्परेचर कॉलम में चार वैल्यू मिसिंग है, 1 2 3 4। विंड स्पीड कॉलम में चार वैल्यू मिसिंग है, 1 2 3 4। इवेंट कॉलम में टू वैल्यूज मिसिंग है, 1 2। ठीक है, यानी कि ये जो कोड है ये सही बोल रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है। ठीक है। अब बड़े डेटा पर हम आसानी से इसको अप्लाई अपना कर पाएंगे। अब डेटा क्लीनिंग के दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता होता है ड्रॉप कर दो, जहां जहां पर मिसिंग वैल्यूज हैं उस रो को हटा दो या उस कॉलम को हटा दो। मतलब अगर इस रो में मिसिंग वैल्यू है, पहला डिसीजन रो को खत्म कर दो, दूसरा डिसीजन कॉलम ही खत्म कर दो। कुछ भी मतलब ड्रॉप करना पहला आंसर है। कॉलम को खत्म नहीं करते, नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता है। एक रो खत्म करना थोड़ा कम नुकसानदायक होता है। दूसरा है कि सर डेटा अगर बहुत कम है और मान लो जिस रो में मिसिंग वैल्यू आई है उस रो में जिस कॉलम के लिए मिसिंग थी, अदर कॉलम में वैल्यू इंपॉर्टेंट ज्यादा है, ये मेरे काम की वैल्यूज हैं, ऐसा हो सकता है। तो इसको हटाना सही डिसीजन शायद नहीं होगा। इस एक की वजह से इंफॉर्मेशन मैं काफी लूज कर जाऊंगा अपनी, तो शायद आप ड्रॉप पे ना जाएं। ठीक है। तो अब दूसरा डिसीजन हो सकता है फिल कर लो, भर दो उसे, खाली है तो। ठीक है। तो इस तरह से डेटा क्लीनिंग के दो ही रास्ते निकलते हैं। जहां जिस रो में मिसिंग वैल्यू आ रही है उसको डिलीट कर दो, जिस कॉलम में आ रही है उसको डिलीट कर दो। दूसरा है डिलीट नहीं करना चाहते, इंफॉर्मेशन बिल्कुल लॉस होगी आपकी, तो आप फिल करके आगे बढ़ सकते हो। तो मैं आपको दोनों तरह सिखाऊंगा, क्योंकि कब किस सिचुएशन में किस डेटा सेट के साथ क्या करना पड़ेगा पहले से नहीं पता होता, देखना पड़ता डायनेमिकली। हमें दोनों चीज अच्छे से आनी चाहिए। तो पहले मैं आपको फिल करना सिखाता हूँ। तो अब हमारे पास डेटा फ्रेम के अंदर एक मेथड है जिसका नाम है फिल एन ए। नाम भी ठीक ठाक बनाए इन्होंने। फिल कर दो, किसको फिल कर दो? एन ए को, नॉट अवेलेबल को। नॉट अवेलेबल मतलब मिसिंग को। ठीक है। तो फिल एन ए। अब आप बताओ किस वैल्यू से फिल करना चाहते हो। तो पहली बार में एक कांस्टेंट वैल्यू दे देते हैं, एक रैंडम वैल्यू अपने मन से जो आई वो देते हैं। मान लो मैंने रख दिया यहाँ पर आज की तारीख 21 है, मैंने 21 दे दिया। अब देयर में भी चांस कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो सकता है आप इसके साथ एग्री ना हो, लेकिन सर अगर मैंने फिल कर दिया तो फिर तो चेंज हो ही गया। इसीलिए ये हमें क्या करता है, एक नई कॉपी बनाकर दे देता है। एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम में चेंज हमारा ये नहीं करेगा। तो जितने भी हमारे फिल वाले तरीके होंगे या डेटा क्लीनिंग में जितने भी तरीके होंगे, आपको हमेशा एक नया डेटा फ्रेम मिलेगा। ठीक है। एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम में वो चेंज नहीं कराते, क्योंकि आप हो सकता है एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और ये डिसीजन आपको सही ना लगे, तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो एक नया डेटा फ्रेम होगा। लेकिन आप देखो ध्यान से, इस पूरे डेटा फ्रेम में कहीं पर मिसिंग वैल्यू नहीं है। जहां जहां मिसिंग थी वहां वहां पर 21 आ गया है। ये देखो, यहां मिसिंग है, 21 आ गया। यहां मिसिंग है, 21 आ गया। अब आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा।
सर इवेंट कॉलम में अगर वैल्यू मिसिंग है तो ये तो सर साइंस नहीं बन रहा। और साल मान लो डे कॉलम में कोई वैल्यू मिसिंग होती तो 21, कोई साइंस नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये टेक्निक फास्ट है, लेकिन ये तब आपको सही लगेगी जब आपके पास, बताता हूं, ये बेकार नहीं है, ये बहुत से मामलों में बहुत बढ़िया है। लेकिन वो मामला क्या है वो हमें समझ में आना चाहिए। मान लो यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स का अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स आए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर, यहाँ पर कुछ मार्क्स लिखे हुए हैं। बाकी आप समझ गए, जहां जहां मैं एनएल लिख रहा हूँ वहां मिसिंग है, बाकी सब जगह है। अब हुआ क्या समस्या, उसको समझते हैं। यहाँ पर ये कहा गया कि भाई ये वो स्टूडेंट है जिसने फिजिक्स का एग्जाम तो दिया था, यूनिवर्सिटी की तरफ से गलती हो गई और कॉपी उसकी मिसप्लेस हो गई, अब चेक ही नहीं हो पाई, तो यहाँ पर मार्क्स उसके आएंगे नहीं, मिसिंग आएगा, सीधी सी बात है। तो इसी तरह से इस वाले स्टूडेंट का केमिस्ट्री की, इस वाले का यहाँ पर, इस वाले का यहाँ पर, अब यूनिवर्सिटी की गलती है, उसने अपनी गलती मान ली, अब उसे रिजल्ट सबका देना पड़ेगा। तो अब सामने वाले को नहीं बता रहे हम कि कॉपी आपकी खो गई है हमसे, उसको नंबर दे देंगे, बस बात खत्म हो गई। अब सोचो, अगर मैं इस पूरे को डेटा फ्रेम मान लूं, तो इस डेटा फ्रेम में जहां जहां मिसिंग वैल्यू है सब जगह अगर फिल एन 60 कर दूं, तो क्या मेरा काम बन नहीं गया? एक ही लाइन में सारा काम हो गया मेरा। अब किसी भी स्टूडेंट के किसी भी सब्जेक्ट में मार्क्स अगर नहीं आया, गलती यूनिवर्सिटी की है, सब जगह 60 कर दी मैंने। अब उसके ज्यादा अच्छे होंगे तो भी 60 है, कम अच्छे होंगे तो भी 60 है, एक एवरेज मार्क्स दे दी मैंने अपने मन से सोचकर। ठीक है। तो इस तरह से अगर आपकी वैल्यू, समझिए कॉन्सेप्ट क्या है, अगर हर कॉलम में आने वाली वैल्यू सेम रेंज की हैं तो एक ही फिल एन से इस काम को किया जा सकता होगा। लेकिन अगर हर कॉलम में आने वाली वैल्यू अलग अलग रेंज की हैं, अलग अलग टाइप की हैं, तो पूरे डेटा फ्रेम पर एक फिल एन काम आपका सही नहीं कर पाएगा। लेकिन जब करोगे तो मना नहीं करेगा, है ना? तो इस तरह से हमारे पास सबसे पहला तरीका है पूरे डेटा फ्रेम की वैल्यू फिल करने का, यूजिंग ए सिंगल वैल्यू, दैट इज डेटा फ्रेम पर ही फिल एने लगा दो। कभी ये सही है, समझ में आ गया, कभी ये सही नहीं है, वो समझ में आ गया। हमारे सामने जो डेटा फ्रेम है इसमें सही नहीं है, जो आपने एक एग्जाम्पल लिया उसमें सही होगा। ठीक। अब हम चाहते हैं कि यहां पर सर किसी एक कॉलम को पकड़ के आगे बढ़ेंगे। हम चाहते हैं सिर्फ टेम्परेचर कॉलम के लिए इस काम को किया जाए, बाकियों के लिए इस काम को ना किया जाए। तो अब यहां लिखेंगे df डॉट फिल एन ए। अब हम फिल एन ए जो मेथड है इसके अंदर डायरेक्ट अपनी वैल्यू जो फिल करनी थी वो पास कर रहे थे, इस बार हम डिक्शनरी पास करेंगे, यहां पर डिक्शनरी पास करेंगे। अब डिक्शनरी में हम जानते हैं एक की होती है, एक वैल्यू होता है। ठीक है। फिर और भी की हो सकती हैं और भी वैल्यू हो सकती हैं। तो अब उस डिक्शनरी का हम क्लीनिंग में इस सिचुएशन में यूज करेंगे, की को बताएंगे कॉलम का नाम, जिस कॉलम की वैल्यू फिल करनी है उसको इस डिक्शनरी में की बनाएंगे। तो हम कॉलम का नाम रखते हैं टेम्परेचर, तो यहां पर रख दिया स्ट्रिंग के अंदर टेम्परेचर, स्पेलिंग सही होनी चाहिए, कॉपी कर लो ज्यादा अच्छा है। अब बताओ टेम्परेचर की वैल्यू जो आपको फिल करनी है वो कहां से फिल करनी है? तो अब हमने कहा अभी हमारे पास एक तरीका है, कोई रैंडम रैंडम नंबर दे दो 30, और मैं चाहूं तो यहां पर टेम्परेचर कॉलम का क्या निकाल सकता हूं, मीन निकाल सकता हूं। मीन निकालोगे तो लिखना पड़ेगा df डॉट टेम्परेचर डॉट मीन, ये लो। तो अब आपको डिसाइड करना है, हमने सीखना था स्पेसिफिक कॉलम की वैल्यू फिल करना, तरीका
क्या होगा वो आप डिसाइड करो, सिचुएशन देखकर डेटा क्या है, क्या कहा जा रहा है, उसके हिसाब से सोचो क्या एक कांस्टेंट वैल्यू फिल करना सही होगा, या डेटा सही निकाल कर वैल्यू फिल करना सही होगा, मिन रखूं, मैक्स रखूं, मीडियन रखूं, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, पहले से कोई नहीं बता सकता। मान लो हमने मीन को ही फिल कर दिया, ठीक है। अब ध्यान रखना, जब मीन निकाला जाता है, ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी, जब मीन निकाला जाता है तो सारी वैल्यू का सम करके डिवाइड बाई नंबर ऑफ वैल्यूज किया जाता है, मिसिंग वैल्यू को काउंट नहीं करा जाता। मतलब जब मीन निकाला गया होगा तो दिस प्लस दिस, जो एन एन है, इनको भाग करने वाली जो संख्या रही होगी उसमें शामिल नहीं किया गया होगा, सिर्फ जो नॉन मिसिंग वैल्यूज हैं उनको ही सम करा गया और उन्हीं का काउंट करके भाग हमारा किया गया होगा, ठीक है। चलो, अब दूसरा, हम चाहते हैं सर डिक्शनरी चली रही है तो दूसरे में ही फिल कर दो। तो अब दूसरी की, दूसरे कॉलम का नाम विंड स्पीड, कॉलोन, बताओ इसकी मिसिंग वैल्यू किससे फिल करनी, चलो इसको रैंडम दे दिया मैंने 10, ठीक है। अब देखो इस कॉलम में वैल्यूज पहले से जो पड़ी है वो किस टाइप की पड़ी है, आप जो भी दे रहे हो उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये होगी, ठीक है। तीसरी वाली कॉलम को मैंने फिल कर दिया, मान लो यहाँ पर दे दिया इवेंट, और इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे कर दी। अब कुछ भी दे दो, मान लो मैंने अपने मन से लिख दिया अननोन। अब ऐसा करने से पहले ने पहले ही कह चुका है कि घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको नया डेटा फ्रेम बना कर दूंगा, एग्जिस्टिंग जैसा था वैसा ही रहेगा, सही लगे तो ठीक है, नहीं लगा कोई बात नहीं, एग्जिस्टिंग में जैसा था वैसा ही है, ठीक है। चलो। तो इस तरह से फिल एने, हम, पहला तरीका है थ्रू आउट डेटा फ्रेम किसी एक कांस्टेंट वैल्यू को मिसिंग वैल्यू की जगह फिल करने के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कॉलम वाइज मिसिंग वैल्यू को फिल किया जा सकता है, पहले कॉलम में क्या फिल करना है अलग बताऊंगा, दूसरे कॉलम में क्या फिल करना है अलग बताऊंगा, एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम डिक्शनरी पास कर सकते हैं फिल नाम के मेथड के अंदर। अब हमारे पास एक तरीका और है, आप चाहो तो सीरीज का इस्तेमाल करके भी फिल कर सकते हो, डीएफ डॉट टेम्परेचर, यानी कि अब मुझे पूरे डेटा फ्रेम से कोई मतलब नहीं रह गया, अब मेरा मतलब सिर्फ किससे है, टेम्परेचर सीरीज से है। इसके अंदर भी हमारे पास फिल एन ए नाम का मिल जाना चाहिए। अब जो फिल करना है वो फिल कर दो, ये लो। लेकिन ध्यान रखना, इससे जो आपको वापस मिलेगा वो क्या वापस मिलेगा, एक सीरीज। तो अगर आप इस सीरीज को अपने डेटा फ्रेम में शामिल करना चाहते हो तो इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दो एग्जिस्टिंग सीरीज की वैल्यू से, अदरवाइज ऐसे ही रहकर अपना समझ तो रहे हैं कि हाँ ऐसे भी किया जा सकता है। तो अब आप यहाँ पर मीन निकालना चाहो तो मीन का लॉजिक लिख दो अपना, डी एफ डॉट टेम्परेचर डॉट, ऐसे कर करके आप इंडिविजुअल कॉलम पर अलग अलग जाके भी फिलिंग वाला काम कर सकते हो। क्या लिखोगे वो आपको डिसाइड करना है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, एक ही बार में कर दो, ये डिक्शनरी स्टाइल आप एक ही बार से यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो अब अभी हमारा बहुत बेसिक हुआ है, फिलहाल आज इतना रखेंगे, कल इसको और आगे एक्सटेंड करेंगे, क्लीनिंग वाला हो सकता है 2-3 क्लास लगे इसमें। तो अभी हमारा एक बस इंट्रोडक्शन हुआ है क्लीनिंग का। हाँ वो आप लगा सकते हो।